हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ठीक है। ये एक तरीके का वायरस होता है। तो आज हमें बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशंस ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके एग्ज़ाम में इससे सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्कवरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियोफेज, एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज, एंड थर्ड लाइफ साइकिल। यानी कि हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उनकी लाइफ साइकिल यानी कि रिप्लिकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कवरी एंड इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला सवाल तो हमारा यही होता है कि ये बैक्टीरियोफेजेस होते क्या हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेजेस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? अगर आपसे कोई कहे, अगर फेजेस कहता है, फेज कहता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द फेज एंड कॉम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। हम बैक्टीरियोफेज को कॉम्प्लेक्स वायरस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम सबसे पहले आप लोगों से ये पूछें कि ये बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी नए हैं वो जाकर प्रीवियस लेक्चर सब देख लें, जिससे वहाँ से उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैक्टीरियोफेजेस होता क्या है। ए ग्रुप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, ठीक। वायरस, यह एक वायरस का ऐसा ग्रुप है, यानी कि ये एक ऐसे वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं केवल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें प्लांट वायरस के नाम से जानते हैं, ठीक। और कुछ एनिमल्स वायरस होते थे जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते थे, उनको हम एनिमल वायरस कहते थे। वैसे ही ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया? ये होते क्या है, बेसिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक। ये भी एकदम सेम वायरस की तरह होते हैं, क्योंकि ये भी एक वायरस ही एक तरीके का कॉम्प्लेक्स वायरस है। तो इनकी भी जो संरचनाएं होंगी वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होंगी, यानी कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको हम नहीं देख सकते हैं। जो हमारे लैब वगैरह में होते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है। तो इनको भी देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। और ये जो हमारा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये इनको अपने जीवन, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट होस्ट ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, यानी कि तब तक इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे जब तक किसी होस्ट से बाहर रहेंगे। जैसे ही ये किसी होस्ट सेल में इंटर करते हैं, देन वो एक्टिव फॉर्म में आते हैं और रिप्लिकेशंस वगैरह करते हैं, ठीक। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये बेसिकली सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे सॉइल्स में पाए जाते हैं, सीवेज में पाए जाते हैं, जो वाटर होता है, ठीक है, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, सीवेज में देखने को मिलेगा, और नोड्यूल्स एंड लेग्यूम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे ये वायरस बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है।
सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाजेस की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द टॉट। टॉट एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जो कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। तो इसे सबसे पहले टॉट नामक साइंटिस्ट ने 1915 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक है। एंड डी हेरेल इन फ्रांस 1917, यानी कि बैक्टीरियोफेज की जो खोज की थी वो टॉट एंड हेरेल नामक साइंटिस्ट ने 1915 एंड 16 में की थी, ठीक। और जो बैक्टीरियोफाजेस, जब ये जो बैक्टीरिया वायरस, जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको बैक्टीरियोफेज जो नाम दिया था, ये सबसे पहले जो टर्म यूज किया था बैक्टीरियोफाजेस, वो किसने किया था? हेरेल नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। टॉट एंड हेरेल ने ही बैक्टीरियोफाजेस की जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले, और हेरेल ने उसका नाम बैक्टीरियोफाजेस टर्म यूज किया था सबसे पहले, ठीक है। लाइक ऑल वायरसेस, फेजेस आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड्स। जैसे हमने इसके पहले वायरस के बारे में पढ़ा था, टोबैको मोज़ेक वायरस वगैरह के बारे में, तो उनकी तरह इनका भी, ये भी जो होते हैं वो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनका जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है वो कोर में, सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको एक सराउंड किया हुआ एक प्रोटीन कोट सराउंडेड होता है इनके चारों तरफ, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, जो कि कैप्सोमियर्स के सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक। देन न्यूक्लिक एसिड्स में भी, इनका जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल इनका होगा, हमने पढ़ा था टोबैको मोज़ेक वायरस में, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था। बट ये चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेजेस का, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। एंड ठीक है, इतना तो हमने उसके बारे में बेसिक जान लिया और इंट्रोडक्शन के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। कि सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं? ऑब्लिगेट्स पैरासाइट्स होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल्स में, सेवेज में, वाटर में, फ्रूट्स में, नोड्यूल एंड लेग्यूम्स में पाए जाते हैं, ठीक। इसको सबसे पहले किसने खोजा? टॉट एंड हेरेल नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसकी। और जो बैक्टीरियोफाजेस जो टर्म है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट हेरेल ने किया था, ठीक। और इनका भी ये भी जो बेसिकली अदर वायरस की तरह ये भी न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कोर में, सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको प्रोटीन कोड से जो सराउंडेड होती है, ठीक है। ये आज का ये था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरियोफाजेस के स्ट्रक्चर के बारे में, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। आपके एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो बैक्टीरियोफाजेस होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है टैडपोल लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है इनको, ठीक है। और इनको कॉम्प्लेक्स वायरस भी बोला जाता है। अच्छा, इनको टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं उनमें बेसिकली टैडपोल यानी फ्रॉग्स की तरह जो उनके बच्चे होते हैं उनका जो हेड होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और टेल प्रेजेंट होता है। तो उसी तरीके से इनकी स्ट्रक्चर भी होता है, इसलिए इनको टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। हेक्सागोनल हेड्स होता है इनमें, ठीक है, इनका टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड विथ ए हेक्सागोनल हेड। इनका जो हेड होता है वो बेसिकली कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है, ठीक है। हेड कनेक्टेड टू ए हेलिकल टेल थ्रू ए शॉर्ट कॉलर, ठीक है। जो इनका जो हेड होता है वो बेसिकली किससे कनेक्टेड होता है? हेलिकल टेल से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कॉलर। यानी अभी में हम आगे बात करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग को वहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। जो हेड होता है बेसिकली बैक्टीरियोफाजेस का वो 95 नैनोमीटर्स लॉन्ग होता है। जो हेक्सागोनल हमने हेड की यहाँ पे बात की, उसकी जो साइज होती है वो बेसिकली कितनी होती है? 95 नैनोमीटर्स लॉन्ग होती है। और उसकी जो चौड़ाई होती है यानी कि जो उसका डायमीटर होता है वो कितना होता है? 65 नैनोमीटर्स इन डायमीटर्स, ठीक।
हेड इज अबाउट 95 नैनोमीटर इन लेंथ एंड 65 नैनोमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट जो इनका हेड होता है वो बेसिकली हमने बताया पहले आप लोगों को कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली सराउंडेड होता है किससे, प्रोटीन कोट से, जो कि प्रोटीन के सब यूनिट से या कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली कितने प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 2000, ठीक है, 2000 प्रोटीन सब यूनिट्स आर कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। ठीक, जो इनका हेड होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, 2000 प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक, जो कि प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है। जो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो बेसिकली कितना इसकी जो साइज होती है कितनी होती है 50 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वायरल डीएनए का, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है फेस डीएनए का वो कितना होता है 25 × 10⁵, ठीक। जो ये किस, जैसे कि हम लोगों ने देखा था टोबैको मोज़ेक वायरस में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन इनका टीएमबी का था, टोबैको मोज़ेक वायरस का, वहाँ पे 95% प्रोटीन से मिलकर टीएमबी बना होता है और 5% सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। बट यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज के केस में देखेंगे कि यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो बेसिकली कंस्टिट्यूट होता है 50 to 60% प्रोटीन से मिलकर बना होता है और 40 to 50% न्यूक्लिक एसिड से, यानी कि दोनों का लगभग रेशियो जो यहाँ पे है वो बराबर आसपास है। 50 से 60% प्रोटीन से मिलकर बना होता है और 40 से 50% न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक बार आप लोग आंख बंद करके फिर से रिवाइज कर लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है। एक बार ऐसे ध्यान से कीजिए कि क्या लिखा था हमने लिखा था कि जो ये बैक्टीरियोफाजेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर टैडपोल लाइक होता है, हेक्सागोनल हेड होता है। जो हेड होता है वो बेसिकली क्या होता है 95 नैनोमीटर्स लॉन्ग होता है, ठीक। 65 मीटर्स जो होता है 65 नैनोमीटर्स जो होता है वो उनकी चौड़ाई होती है, डायमीटर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना कि जो इनका हेड होता है बेसिकली 2000 प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 25 × 10⁵ होता है। एंड ये जो बेसिकली इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है जिससे मिलकर बने होते हैं बेसिकली 50 से 60% प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और 40 to 50% न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ओके, देन नाउ इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए बैक्टीरियोफाजेज के स्ट्रक्चर, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो जस्ट आप ऐसे इसका आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, एकदम नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर बनाइएगा आप लोग। डायग्राम आप लोगों को कलरफुल पेन का आप यूज कर सकते हैं, बट आप रेड और ग्रीन पेन का ध्यान रहे कि यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही बनाकर, जो आप बहुत बच्चे क्या करते हैं लेबलिंग जब करना होता है तो कभी ऐसे तिरछा, ये कोई डायग्राम है तो ऐसे 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 आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आप लोग को नहीं करना है, एक सीरियल में करना है, आपको सीरियल वाइज करना है, ठीक है, जैसे मैंने किया है स्टेप वाइज। इससे क्या होता है जो प्रोफेसर होता है, जो टीचर होता है, जब कॉपी चेक करता है तो उसको चेक करने में आसानी होती है और अच्छे मार्क्स उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है और अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो नंबर फुल मार्क्स आप लोगों को देके आगे बढ़ जाता है कॉपी चेक करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरियोफाजेज का, जैसा हमने आप लोगों को बताया अभी। जो इनका हेड होता है वो बेसिकली 95 नैनोमीटर्स लॉन्ग होता है, ठीक। और ये कैप्सिड से मिलकर बने होते हैं। कैप्सिड किसको बोलते हैं हम लोग, जब जो प्रोटीन्स के सब यूनिट्स होते हैं 2000 प्रोटीन के सब यूनिट से जो कैप्सिड्स हैं बेसिकली वो 2000 के प्रोटीन सब यूनिट्स यानी कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, इन्हीं को ही हम कैप्सिड्स कहते हैं, ठीक है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इनका जो ये देखिए ये कॉलर क्या होता है, हमने बताया था ना पहले यहाँ पे, ये देखिए हमने ये लाइन बोली थी ना, हेड कनेक्टेड टू ए हेलिकल टेल थ्रू ए शॉर्ट कॉलर। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये जो हेड एंड टेल को, यानी इस पोर्शन को देखिए टेल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हेड और टेल वाले एरिया को, ठीक है, ये हेड एंड टेल के बीच में एक कॉलर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि हेड और टेल को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इनसे ही ये दोनों हेड और टेल के दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक। कॉलर, ये शीथ क्या होते हैं, देखिए शीथ क्या होते हैं बेसिकली, ये जो हॉलो
लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप लोगों को बीच में ये दिख रहा है शीट, ठीक, वो हॉलो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल होता है। इसके ऊपर जो ये प्रेजेंट है रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, इसका जो फंक्शन होता है बेसिकली, तो ये शीट को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो हॉलो रिंग्स होती हैं, ठीक है, ये जो एंगुलर, इसको एंगुलर रिंग बोलते हैं, इनकी जो संख्या वो कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। 24 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं टोटली। और ये जब कोई वायरस किसी प्लांट में जाके अटैच करता है तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्लेट्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिससे कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होस्ट प्लांट में इसी शीट की सहायता से, शीट की हेल्प से वो जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के इंटर कराता है, ठीक है, पेनिट्रेट करता है। देन अगर ये देखिए, क्या इसको बेस प्लेट्स बोलते हैं। ये बेस प्लेट क्या होता है, ये बेस प्लेट बेसिकली उनके बेस में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो एंजाइम को इसमें बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। जब कोई वायरस का पार्टिकल, यानी कि वायरस या फिर बैक्टीरियोफेज जब किसी होस्ट सेल पे जाके अटैच करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो बेस प्लेट होता है उसमें बेस प्लेट्स में टेल पिन्स प्रेजेंट होते हैं। इनको देखिए टेल पिन्स हम लोग बोल रहे हैं, या बेस पिन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प की वजह से इसी बेस प्लेट में लाइसोजाइम जो है एक एंजाइम है जो कि कुछ वायरस में प्रेजेंट होता है, जैसे बैक्टीरियोफेजेस में। वो क्या करता है कि होस्ट सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस पर इन्हीं पिन्स की वजह से ये एंजाइम इंजेक्ट करता है, जिससे उस बैक्टीरिया का या फिर होस्ट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है डीरेक्चर हो जाता है, डिग्रेडेट हो जाता है, ठीक है। और वहीं से जब वो सेल मेम्ब्रेन डिजनरेट कर जाएगा तो इसी शीट की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा होस्ट सेल में, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये टेल पिन्स हो गए, ये बेस प्लेट्स हो गए। टेल फाइबर्स क्या होते हैं, देखिए टेल्स फाइबर्स होते हैं उनकी जो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है बेसिकली 150 नैनोमीटर से लॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका फंक्शंस क्या होता है, ये बेसिकली होस्ट सेल पे यानी कि अटैच करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। ये होस्ट सेल में अटैच करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को डायग्राम? ये देखिए, ऐसा कोई डाउट है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आप लोग ध्यान रहे, एग्जाम में एकदम ऐसे ही डायग्राम को बनाएंगे, ठीक। ये तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया कि कैप्सिड्स क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, इनका कॉलर क्या होता है, हेड एंड टेल को जोड़ने का काम करता है, शीथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इसको बोलते हैं। जब कोई वायरस किसी सरफेस से अटैच होता है होस्ट सेल के, तो इन्हीं की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में इंटर करा जाता है। बेस प्लेट्स में एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो टेल पिन्स की वजह से इंसर्ट किए जाते हैं। टेल फाइबर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बेसिकली अटैच होने में। ये ओवरव्यू पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हमने जान ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के इसके पहले हम लोगों ने टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। बट यहाँ पे जो लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल है वो बेसिकली टोटली डिफरेंट है टीएमवी से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बेसिकली 2 स्टेज में पूरा होता है, यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है बेसिकली 2 तरीके के लाइफ साइकिल्स पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज में। और ये 2 तरीके के लाइफ साइकिल्स क्यों पाए जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। देखिए, जो ये 2 तरीके के लाइफ साइकिल है कौन कौन से हैं, लिटिक लाइफ साइकिल और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लिटिक लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, वारुलेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों वारुलेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे ही ये बैक्टीरिया किसी होस्ट सेल में इंटर करते हैं और उनमें यदि लिटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इमीडिएट जो हमारा होस्ट सेल होगा उनकी डेथ हो जाएगी। यानी कि लिटिक या वारुलेंट लाइफ साइकिल इसलिए इसको कहा जाता है
क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। बट इन केस लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया को कोई भी हार्म नहीं होता है, यानी कि जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा है किल द बैक्टीरिया, यानी कि इस लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। बट इन केस लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है, ठीक है। और ये दो तरीके का लाइफ साइकिल होता क्यों है, ये इसी बेसिस पे होता है जो मैंने अभी बताया कि जब कोई बैक्टीरियोफेज या कोई वायरस किसी होस्ट प्लांट में इंटर करता है तो वो कैसा इंपैक्ट डालता है होस्ट सेल पे, उसी के बेसिस पे यहाँ पे दो तरीके के लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। लिटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। जो लिटिक लाइफ साइकिल क्या होता है, हमने बताया कि लिटिक लाइफ साइकिल एक ऐसा मतलब इसमें क्या होता है कि जब कोई वायरस यानी बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा कि उस बैक्टीरिया की इमीडिएटली डेथ हो जाएगी, ठीक है, डेथ हो जाएगी। जो लिटिक लाइफ साइकिल है ये बहुत आपके एग्जाम में हो सकता है, आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ दे कि लिटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, या हो सकता है आपसे पूछ दे लाइसोजेनिक, तो बहुत कम चांसेस है, बट लिटिक लाइफ साइकिल आपसे पूछ सकता है, या फिर लाइसोजेनिक भी लाइफ साइकिल आपसे पूछ सकता है। आपसे 14 नंबर का भी सवाल पूछ सकता है कि बैक्टीरियोफेज के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर और उसका लाइफ साइकिल के बारे में पूछ सकता है, या फिर 7 नंबर में बैक्टीरियोफेज का 7.5 नंबर में आपसे पूछ लेगा कि उसका स्ट्रक्चर बताइए, या तो फिर आपसे पूछ लेगा लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो जो लिटिक लाइफ साइकिल होता है बेसिकली किसमें, वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं। जो सबसे पहला स्टेज है वो क्या होता है, अटैचमेंट, यानी कि सबसे पहले कोई भी वायरस या फिर कोई बैक्टीरियोफेज किसी होस्ट सेल के सरफेस पे अटैच करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, पेनिट्रेशन, यानी कि जब अटैच कर जाएगा तो दूसरा क्या, तो काम क्या है भाई, अब अपने जेनेटिक मटेरियल को वायरस यानी कि जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा कहाँ, होस्ट सेल में, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल कंपोनेंट, अब क्या करेगा, अब देखिए हमने टीएमबी के केस में पढ़ा था कि जो पूरा का पूरा जो टीएमबी वायरस होता है वो इंटर कर जाता है, बट इन बैक्टीरियोफेज के केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जब कोई किसी वायरस किसी बैक्टीरियोफेज के सरफेस पे अटैच करता है, तो अटैच करने के बाद उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही पेनिट्रेट करता है, बाकी जो पार्ट होते हैं वो वहीं पे बाहर ही रहते हैं, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल कंपोनेंट्स, अब क्या होगा कि जैसे बैक्टीरिया अब तो वायरस इंटर कर गया, अब इंटर करते ही जो वायरल डीएनए है वो डीएनएज एंजाइम, ठीक है, डीएनए एंजाइम को रिलीज करेगा, यानी कि जो वायरल डीएनए होता है वो एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है। और वो एंजाइम क्या करता है कि जो होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उनको डिग्रेड कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से उसको खत्म कर देता है, और पूरा का पूरा राज अब यानी कि अपना राज चलाता है उस होस्ट सेल पे, यानी कि अब जो वायरल डीएनए है वो अपनी मर्जी से जो चाहेगा वो होस्ट सेल में करेगा, यानी कि रिप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन, जितनी भी सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं किसी भी वायरल को जो चीज़ें की ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रोटीन कोड्स बनाने में, ठीक है, इन सभी चीज़ को अपना जीनोम रिप्लिकेट करेगा, रिप्लिकेट करके क्या करेगा, न्यू वायरल कंपोनेंट्स बनाएगा, यानी कि कैप्सिड्स बनाएगा, कैप्सिड प्रोटीन सब यूनिट्स और जेनेटिक मटेरियल जो है ये सब सारी चीज़ें अपना बनाएगा, ठीक है, राइबोसोम्स एंड ऑल। फिर क्या करेगा, मैच्योरेशंस एंड असेंबली, फिर क्या करेगा, वो एक दूसरे मैच्योर होंगे, मतलब जब मैच्योर हो जाएंगे यानी कि जब बन जाएगा टोटली, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास सारे जितने भी बैक्टीरियोफेजेस के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो एक असेंबल होंगे साथ में, ठीक है, और असेंबल होकर क्या करेंगे, न्यू बैक्टीरियोफेज का पूरी तरीके से नया निर्माण करेंगे। इसमें होता क्या है कि पता है 25 मिनट में लगभग किसी होस्ट सेल में से बैक्टीरियोफेज इंटर करता है कि 25 मिनट्स में वो लगभग अप्रॉक्स 200 बैक्टीरियोफेजेस को बनाता है किसी होस्ट सेल में, और जैसे ही ये बन के तैयार हो जाते हैं, अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं वो असेंबल हो जाते हैं, तो क्या करता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज का जो पूरी की पूरी बैक्टीरियोफेज है, अब ये बाहर निकलना चाहेंगे, ठीक है,
अब मैच्योर हो गए तो अब दूसरे प्लांट से या फिर दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करना चाहेंगे, ठीक। तो ये क्या कर जाता है, जो इनका सेल्स होता है बैक्टीरिया का, वो क्या कर जाता है, बस्ट कर जाता है, ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा जो हमारे बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और दूसरे प्लांट से दूसरे होस्ट को दूसरे प्लांट से दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए हम लोगों ने पूरा मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उसी को जितनी बातें हमने आप लोगों को बताई वो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे हम आप लोगों को पुनः समझाएंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई होस्ट सेल है, ठीक है, ये कोई होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है। देखिए मैंने लिखा है बैक्टीरियल सेल है और ये सेल है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज आया, यहाँ पे अटैच किया किसके सहायता से, ये जो टेल फाइबर्स हैं उनकी सहायता, उनकी हेल्प से अटैच किया, अटैच कर लिया, ठीक है। अब अटैच हुआ, अब क्या होगा, पेनिट्रेट करेगा। अब ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ जो हमने आप लोगों को बताया था, वो यही क्या करती है, वो सप्रेस करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और उसी कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में इंटर करा दिया जाता है, पेनिट्रेट करा दिया जाता है, ठीक है। अब होस्ट सेल में पेनिट्रेट भी हो गया। अब क्या होगा, जो ये होस्ट डीएनए है, ठीक है, ये जो होस्ट डीएनए है, अब इन होस्ट डीएनए को क्या करेगा, ठीक है। अब ये होस्ट डीएनए में जो ये हमारा ये हमारा जो वायरस है यानी कि बैक्टीरियोफेज है, अब वो एक एंजाइम को सिक्रीट करेगा, ठीक है। एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो सिक्रीट करेगा, बनाएगा, जो इस होस्ट सेल के डीएनए को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, डिग्रीगेट कर देगा, यानी कि डाइजेस्ट कर देगा, पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब पूरी तरीके से जो हमारा होस्ट सेल का डीएनए था अब वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। अब जो हमारा वायरल डीएनए है वो पूरी की पूरी तरीके से अब होस्ट सेल पे पूरा अपना कब्जा जमा लिया। अब उसके अकॉर्डिंग जो होस्ट सेल की पूरी मशीनरी है वो काम करेंगी, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो हमारा वायरल डीएनए था वो अब रिप्लिकेशन करेगा, ठीक है, रिप्लिकेट करेगा और अपनी ढेर सारी कॉपी बनाएगा, प्रतिलिपि बनाएगा, ठीक है। ढेर सारी अपनी कॉपी बना लिया और कॉपी बनाने के साथ साथ वो जितने भी बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट्स हैं उनका अलग अलग उनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी कि रिप्लिकेशंस करेगा तो डीएनए बनेंगे, ठीक है। डीएनए से फिर जैसे हम लोगों ने पढ़ा है डीएनए से आरएनए बनना, रिप्लिकेशन, फिर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, ट्रांसलेशन। तो यानी कि जितनी सारी प्रोसेस हैं अब वो सारा का सारा वायरल डीएनए के अकॉर्डिंग होगा, ट्रांसलेशन, ठीक है, रिप्लिकेशन, और उसी के थ्रू जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वायरस की वो अपना बनाएगा, कैप्सिड, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स एंड ऑल सारी चीज़ें बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैप्सिड भी बनाया, ठीक है, और ये वायरल डीएनए यानी रिप्लिकेशन करके ये अपने ढेर सारी अपनी कॉपी बना लिया, ठीक। अब क्या करेगा, कॉपी बन गई, सब कुछ बन गया, तो चौथा स्टेज हमने बताया था मैच्योरेशन एंड न्यू फेज पार्टिकल्स। क्या होगा कि अब इन सब का असेंबल होंगे, जितने भी सारे वायरस वगैरह, वायरस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं अब वो मेच्योर होकर एक दूसरे से सब कंबाइंड होंगे, यानी कि एक प्रॉपर वे में एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। और जुड़कर क्या होगा कि एक पूर्ण रूप से जो है एक बैक्टीरियोफेज का निर्माण करेगा, ठीक है। पूरी तरीके से बैक्टीरियोफेज बन गया, उसका जेनेटिक मटेरियल देखिए, उसका जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड, एक टोटल जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से बन गया। अब जो अगला नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, लिसिस हो जाएगा, यानी कि लगभग 25 मिनट्स जो है वो 25 मिनट्स लगते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल में, अप्रॉक्स 200 बैक्टीरियोफेज फॉर्म्ड, ठीक है। 25 मिनट में लगभग 200 बैक्टीरियोफेज फॉर्म होते हैं।
अब क्या होगा कि ये जो सेल्स है, जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, वो क्या होगा, उसका लिसिस हो जाएगा, यानी कि वो बस्ट कर जाएंगे और सारे के सारे जो हमारे बैक्टीरियोफेज है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये सारा किस में होता है, लिटिक लाइफ साइकिल यानी वारुलेंट लाइफ साइकिल, जिसमें और इसमें जब यहाँ पे सेल बस्ट कर जाएगी, आप लोग देखिए फिर क्या होगा, ये सेल जो हैं वो बस्ट कर जाती हैं। ठीक है, ये जैसे कि सेल जो है वो बस्ट कर जाती हैं और फिर होता क्या है कि फिर होता है बस्ट कर जाएंगे, जिससे कि बैक्टीरिया का जो है वो डेथ हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है इसमें क्या होता है, इस लिटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरिया का डेथ हो जाती है। बट देखिए मैं यही आप लोग को लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के बारे में बता दे रहा हूँ, बस कि थोड़ा सा अंतर है, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस अंतर है दोनों में। लिटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है ये आप लोगों ने देख लिया। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में भी कोई वायरस का पार्टिकल यानी बैक्टीरियोफेज आएगा, किसी बैक्टीरियल सेल्स पे आके बाइंड करेगा यानी कि अटैच करेगा। ठीक है, देन क्या होगा, सेम उसी तरीके से पेनिट्रेट करेगा, जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट करके अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में इंटर करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, बस यहाँ तक तो स्टेज होगा। ठीक है, ये जो 2 स्टेज है यहाँ तक सेम प्रोसेस लाइसोजेनिक बैक्टीरियो से लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में भी होता है। लेकिन अंतर कहाँ होता है, ये देखिए, अंतर देखिए कहाँ होता है। आप लोगों ने देखा, हमने बताया कि यहाँ पे क्या हुआ कि उसने पेनिट्रेट कर दिया जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि वहाँ पे वो जेनेटिक मटेरियल जो होता था एक तरीके से इंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिलीज करता था या डीएनएज एंजाइम रिलीज करता था, जिससे कि वो होस्ट सेल के डीएनए को जो होता है पूरी तरीके से क्या करता था, डिग्रीगेट कर देता था। ठीक है, डाइजेस्ट कर देता था। बट यहाँ पर यह है कि जो हमारा वायरल डीएनए है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, वो किसी एंजाइम को प्रोड्यूस ना करके वो क्या करता है, होस्ट सेल के जो हमारा बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल का जो डीएनए होता है उनके साथ इंटीग्रेट कर जाता है। ठीक है, इंटीग्रेट यानी कि कंबाइन कर जाता है, उनमें जाके मर्ज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये आप लोगों ने देखा, यहाँ पे क्या था, बैक्टीरियोफेज का आया डीएनए, फिर ये हमारा वायरल डीएनए था। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, बैक्टीरियोफेज डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, ये वायरल डीएनए। ठीक है, ये वायरल डीएनए हो गया, बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो गया। अब ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि जो हमारा वायरल डीएनए था वो इंटीग्रेट कर जाता है किसके साथ, होस्ट सेल के साथ। और जब होस्ट सेल के साथ इंटीग्रेट कर जाता है तो क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया अपने डीएनए या फिर बैक्टीरिया में रिप्लिकेशंस होगा, जैसे रिप्लिकेशन करके अपनी सेल्स को बढ़ाएगा, वैसे साथ साथ जो हमारा वायरल डीएनए होता है उसमें भी रिप्लिकेशंस होगा। ठीक है, और वो उनका भी रिप्लिकेशन होगा और वो भी डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़, अच्छा आप लोगों से मैं पूछूं कि अगर ये बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर वायरल डीएनए भी हो गया तो इस पर कोई अंतर आएगा? जरूर आएगा। अगर एक लोग सिंगल किसी काम को करना होगा तो कम एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर 2 लोग किसी काम को, यानी कि जब नहीं होता 2 दोस्त होते हैं आपस में, अकेला दोस्त होता है कुछ नहीं बोलता है, 4 लोग होते हैं उसको कुछ डांटते रहते हैं, लेकिन जब उसके साथ 4 दोस्त और आते हैं तो वो और एनर्जेटिक होता है कि हाँ भाई अब बताओ क्या हाल है, अब ठीक है अब मैं भी लड़ूंगा तुमसे। जब बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए आ गया तो और ज़्यादा जो बैक्टीरियल डीएनए वो एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये मतलब और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे कि ये जिसको इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो डिजीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा घातक यानी कि खतरनाक हो सकते हैं। ठीक, जब वायरल डीएनए भी इसके साथ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सेल डिवीज़न हुआ, यानी कि जब सेल डिवीजन की जब रिप्लिकेशन होगा तो इसका भी डिवीज़न होगा और साथ साथ में ये भी रिप्लिकेट करता गया। अच्छा, क्या ऐसे ही हमेशा होता रहेगा? नहीं। देखिए होता क्या है, फिर
एक ऐसी कंडीशंस आती है जब वायरस को जब यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो जब किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में चला जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है जैसा स्ट्रेसफुल कंडीशन, उसको प्रॉपर फूड वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह बैक्टीरिया को नहीं मिल पा रहा है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रही जो चीज़, तो फिर ये वायरल जो डीएनए है, जो वायरस है डीएनए है, वो क्या करता है, तुरंत जैसे ही बैक्टीरिया स्ट्रेसफुल कंडीशन में गया वैसे ही क्या करता है, ये अपने आप को बैक्टीरिया से अलग कर लेता है, कहता है भैया आप तुम हमारे मेरे कोई काम के नहीं हो, तुम तो अब मरने वाले हो, करने वाले हो, मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है, अब बाय बाय टाटा बाय बाय, अब काम खत्म आपका मेरा, ठीक। वो देखिए अपने आप को अलग कर लिया। यहाँ पे क्या होता है, देखिए असेंबल सा इंटीग्रेटेड था डीएनए के साथ, लेकिन जैसे ही अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन आया, ये क्या किया कि अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। ये तीसरा हो गया, ये चौथी स्टेज हो गई, ये पांचवी स्टेज हो गई, ठीक है। तो अपने आप को अलग कर लिया, ठीक। अब अलग जैसे ही अलग कर लिया अपने आप को, अब वायरस को लगा कि नहीं भैया अब हमारे ये काम का नहीं है बैक्टीरिया, तो अपने आप को अलग कर लेता है, और जैसे ही अलग कर लेता है देन क्या होता है कि जो हमारी लिटिक साइकिल थी, इसके पहले हम लोग जो पढ़ा, यहीं से लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहीं से लाइसोजेनिक साइकिल में, यहां तक तो लाइसोजेनिक साइकिल थी, ठीक है, कि हार्सफुल कंडीशन आया, फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन आया, बैक्टीरिया से अपने आप को वायरस जो है अलग कर लेता है, कहते हैं भैया अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब तुम मेरे कोई काम के नहीं हो, और फिर अलग कर लिया, और फिर क्या करेगा, ये लिटिक लाइफ साइकिल में चला जाता है, ठीक है। इसमें और लिटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, फिर से जाएगा वही, फिर से एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिलीज करेगा, डीएनए को पूरी तरीके से होस्ट सेल के डीएनए को पूरा डिग्रेडेट कर देगा, ठीक है, देन अपना पूरा राज चलाएगा उस पर, अपने हाईजैक कर लेगा, यानी कि जो होस्ट सेल के जो भी मशीनरी वगैरह है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड्स तो डिरेप्चर कर दिया, अपना हाईजैक करने के बाद अपने तरीके से जो उसको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मशीनरी बनाता है कि भैया अब हमें क्या कैप्सिड बनाऊंगा, प्रोटीन बनाता है, रेप्लिकेशन करके नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनाते हैं, ठीक। अब बना लिए डीएनए नए स्ट्रैंड बना लिए, फिर अलग अलग क्या होगा, मैचुरेशन होगा, असेंबल होंगे, फिर ये वायरस क्या होगा, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो असेंबल होंगे बैक्टीरिया फेज के, और असेंबल होकर कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे ही असेंबल हो जाएंगे फिर ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ती रहती है कि बाहर निकलने उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, और वो जो बैक्टीरिया जो होस्ट सेल होता है, बैक्टीरिया होता है, उसका जो सेल होता है वो बस्ट कर जाता है, और फिर से वायरस जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इनके आगे एक दो और स्टेप होंगे, ठीक है, और इनके आगे दो स्टेप होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को उसको आप लोग यहीं से समझना है, बस आप लोग समझ लेंगे तो इसको लिख लेंगे, आप लोग को नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए डिस्कवरी पढ़ा, ठीक है, डिस्कवरी इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने उसका पूरा जो डायग्राम था उसको बना के अच्छे से समझा, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ये हमारा लिटिक लाइफ साइकिल हो गया, और ये हमारा लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों से और एक अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम, ये सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और फिर हम लोग जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस ऑफ वायरॉइड्स, ठीक है। तो सभी लोग स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए इतना कंटेंट जो है सफिशिएंट है, आप लोग को नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और जो भी आपके दोस्त या साथी अभी तक नहीं जानते हैं उनको बताइए आप, ठीक है, वो अपने एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन एलयू अपडेट ऐप से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।